हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को समझेंगे। सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। इसको समझेंगे सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। कोई भी एग्जाम दो, जुडिशरी, एलएलबी, हर जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में आता है। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे कोचिंग के थ्रू कर सकते हैं, कुशांग मित्तल्स जुडिशरी क्लासेस। तो यहाँ पे हम प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए हो। तो ये हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन अराउंड 12 मंथ्स की रहती है, तो 14 मंथ्स तक एक्सटेंड हो जाती है। इसके अंदर हम मेजर प्लस माइनर एक दोनों कवर करते हैं और प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ करते हैं। और यहाँ पे आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग दोनों को हम साथ में लेते हुए चलते हैं और जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं उनको भी कवर करते हुए चलते हैं। तो अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी हो तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 154 के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। और कौन करता है ये इन्वेस्टिगेशन? पुलिस करती है। कौन करता है इन्वेस्टिगेशन? पुलिस करती है। तो इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन को समझना जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन होती क्या है। तो जो हमारा सेक्शन 2H है, कौन सा सेक्शन 2H है सीआरपीसी का, उसके अंदर हमें बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन होती क्या है। तो ये सेक्शन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से सेक्शन के अंदर हमें इन्वेस्टिगेशन बताई गई है। तो इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। की जितनी भी हम चीज़ें कर रहे हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हम कर रहे हैं सीआरपीसी के अंदर, किस चीज़ के लिए? एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, कंडक्टेड बाय द पुलिस और बाय एनी पर्सन। अब ये देखो यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन को भी हम लगा सकते हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो अगर वो व्यक्ति भी इस तरीके से कोई एविडेंसेस इकट्ठे कर रहा है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही आ जाएगा। हु इज ऑथोराइज बाय मजिस्ट्रेट, और इस थर्ड पर्सन को कौन ऑथोराइज करता है? मजिस्ट्रेट ही ऑथोराइज करता है। एज पर सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स, तो एक सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसका नाम है NH रिजबुद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। कौन सा केस है? HN रिजबुद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। उसके अंदर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड हुआ। एक बार हमें इन्वेस्टिगेशन समझ आ जाएगा तो हम सेक्शन 154 को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात की, जब हम जो पुलिस होती है या थर्ड पर्सन होता है, जब वो ऑन द स्पॉट जाते हैं जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, सबसे पहले ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्लूड होती है। देन वहाँ जाके हम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को असर्टेन करते हैं, हम जानते हैं कि एग्जैक्टली हुई क्या चीज़ है। देन हम डिस्कवरी करते हैं, जितनी भी चीज़ें हमें वहाँ से ढूंढनी होती है उनकी डिस्कवरी करते हैं, अरेस्ट करते हैं सस्पेक्टेड ऑफेंडर को। देन हम क्या करते हैं? एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं जो भी कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम और क्या क्या चीज़ें करते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्सन। जब हम अपने एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। एक्यूज को भी एग्जामिन करते हैं एंड उनकी जो स्टेटमेंट है वो उनको नोट करते हैं, जो हम सेक्शन 161 के अंदर देखते हैं, ठीक है। अब जिनको एग्जामिन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सबकी स्टेटमेंट लिखनी ही लिखनी है, वो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। जिसको ठीक लगता है कि हाँ इसकी लिखने लायक है तो उसको लिख लेते हैं। देन इसके अलावा कलेक्शन के अंदर और क्या चीज़ें आ जाती हैं? जो हम प्लेस की सर्च करते हैं, वहाँ पे सीजर करते हैं कोई भी चीज़ें जो भी हमें लगता है कि ये चीज़ें जो है नेसेसरी हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए या ट्रायल के वक्त प्रोड्यूस करना उनको ज़रूरी है, तो उनको हम सीज कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस के अंदर आ जाती हैं। देन इसके बाद जो पुलिस होती है वो अपना ओपिनियन फॉर्म करती है, ठीक है, कि ये जो ट्रायल है इसके ऊपर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, या एक केस बनता है नहीं बनता, कौन से कोर्ट के सामने जाना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से चार्जशीट फाइल कर देती है अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। तो ये हमारी चीज होती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो अब यहाँ पे हमें सेक्शन 154 समझना है, ठीक है। तो सेक्शन 154 के अंदर क्या करना है? मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग सच इन्फॉर्मेशन। अब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, देखो सबसे पहली बात क्या है? एनी पर्सन, क्या? एनी पर्सन कैन गिव इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस। तो यहाँ पे आपसे ये प्री का क्वेश्चन भी बन जाता है कि हु कैन गिव इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? एनी पर्सन कैन गिव इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस। तो कोई भी व्यक्ति आके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। और ये किसके लिए है? कॉग्निजेबल केसेस के लिए। कौन से केसेस के लिए? कॉग्निजेबल केसेस के लिए है, ठीक है। कॉग्निजेबल केसेस की बात हो रही है सेक्शन 154 के अंदर। अब 154 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? ये हमें इतना बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी एनी पर्सन ने जो इंफॉर्मेशन दी है पुलिस को, इज टू बी गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। किसको दी जाएगी? जो एसएचओ है उसको दी जाएगी, जिसकी जिसकी भी जुरिसडिक्शन में वो चीज़ हुई है। यहीं पे हमें जीरो एफआईआर का कंसेप्ट भी समझ आ जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं जाके करना है, आप कहीं और पे भी कर सकते हो। अभी जीरो एफआईआर को और डिटेल में समझेंगे, पहले इसी सेक्शन को समझते हैं। इफ़ इंफॉर्मेशन, अगर मान लो कि वो इंफॉर्मेशन ऑरल में दी गई है आके एसएचओ को, तो उसको फिर राइटिंग के अंदर लिखवाया जाएगा ऑफिसर के द्वारा खुद,
या फिर अपनी डायरेक्शन में किसी और ऑफिसर से लिखवा देगा या उस व्यक्ति से लिखवा देगा, तो उसको रिटर्न के अंदर लेके आएगा। अगर रिटर्न में है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो आखिरी व्यक्ति जो एनी पर्सन है अगर आगे ओरल में बता रहा है तो उसको रिटर्न में करवाया जाएगा। और अगर वो राइटिंग के अंदर है या फिर उसको राइटिंग के अंदर रिड्यूस कराया गया तो देन उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेंट, ये जो एनी पर्सन आया था जो इन्फॉर्म करने के लिए, उससे साइन करवाया जाएगा कि आप इसके ऊपर साइन कर दीजिए। एंड देन जो भी चीज़ होगी वो सारी उसको रीड करके बताई जाएगी इन्फॉर्मेंट को जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी है। एंड देन सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इन स्टेशन डायरी, तो जो भी वहाँ पे स्टेशन डायरी मेंटेन की जाती है सेक्शन 44 प्लस सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 के अंदर जो अभी हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टेशन डायरी मेंटेन की जा रही है उसके अंदर इसको सब्सटेंस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि ये चीज़ें जो है ऐसी हुई हैं। ठीक है। देन सेक्शन 154 सब सेक्शन 2 बोलता है, छोटी सी बात बोलता है कि जो इन्फॉर्मेंट जो आया था उसको उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी, तो इन्फॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है। देन इसी कॉपी को हम क्या बोलते हैं, ये जो इसने आके इन्फॉर्मेशन दी है जो पुलिस को प्रोवाइड की, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो पुलिस है वो रिफ्यूज नहीं कर सकती कि वो किसी की कंप्लेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर दे, सतीश कुमार गोयल वर्सेस स्टेट के केस में बोला गया था। और अगर वो रिफ्यूज कर देती है तो हमें क्या करना होगा, सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 को यूज करना होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 के अंदर आपको क्या करना होगा, अगर ऑफिसर इंचार्ज जो है रिफ्यूज कर देता है आपकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से, तो आपको क्या करना होगा, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है राइटिंग के अंदर और बाय पोस्ट जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है आपके एरिया का उसको भेजनी होगी। और अगर आपका ये जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है आपकी इस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, आ, उसके अंदर कॉग्निजेंस ले सकता है। और फिर जब कॉग्निजेंस ले लेगा, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसके अंदर वो कॉग्निजेंस ले लेता है, तो फिर क्या किया जाएगा, या तो उसको खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है या फिर अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को बोल सकता है या उसी एसएचओ को बोल सकता है कि आप इसको अब इन्वेस्टिगेट कीजिए, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर इस तरीके का ऑफेंस हुआ है। तो हमारे पास ये ऑप्शन रहता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मान लो इसने भी मना कर दिया तो हम डायरेक्टली कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, जो कि हम सेक्शन 200 के अंदर देखेंगे। ठीक है। फिर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 के अंदर अभी 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर ऐड किया गया कि अगर कोई भी ऑफेंसेस वुमेन के अगेंस्ट होते हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस आईपीसी के अंदर जो दिए गए हैं, 326A 326B 354 54A, जितने भी ये वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो रहे हैं, 376 376E 509 IPC, arrest to have been committed or attempted to information shall be recorded by women officer। तो यहाँ पे जब इसकी इन्फॉर्मेशन आके दी जाएगी, जो मैंने आपको 154 सबसेक्शन 1 में ही बताया कि इन्फॉर्मेशन जब इन्फॉर्मेंट आके देगा और अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट हुआ है, ये जो बताए गए हैं, तो ऐसे में जो उसको इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करेगा वो कौन होगा, पुलिस, मतलब कि लेडी पुलिस ऑफिसर होगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर होगी जो उस इन्फॉर्मेशन को लिखेगी। देन ये जो मैंने ऑफेंसेस अंडरलाइन कर रखे हैं 354, ये जितने यहाँ तक 376E तक, इसके लिए बोला गया है कि जो अंडरलाइन ऑफेंसेस हैं, अगर इफ अगेंस्ट टेम्पररी और परमानेंटली डिसेबल्ड मेंटली और फिजिकली, पुलिस ऑफिसर शेल रिकॉर्ड रेजिडेंस ऑफ पर्सन और कन्वीनियंट प्लेस ऑफ चॉइस ऑफ सच पर्सन। अगर ये जो ऑफेंसेस हैं ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट हुए हैं, ऐसी वुमेन के अगेंस्ट हुए हैं जो कि टेम्पररी या परमानेंटली डिसेबल्ड है, चाहे मेंटली डिसेबल्ड हो चाहे फिजिकली डिसेबल्ड हो, तो ऐसे के अंदर जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को उसके रेजिडेंस के ऊपर जाके रिकॉर्ड करेंगे या फिर किसी कन्वीनियंट प्लेस के ऊपर करेंगे जो भी उसको ठीक लगती है, और वहां पे एक इंटरप्रिटेटर को या और एक स्पेशल एजुकेटर को साथ में जरूर रखेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जब इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा होगा पर्टिकुलरली इन ऑफेंसेस की, तो उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी, वीडियोग्राफ में उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। एंड देन जो 164(5)A की जो स्टेटमेंट होती है उसको जल्द से जल्द रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होती है। इस सेक्शन को भी हम समझेंगे, आई होप अभी तक आपको समझ आ रहा हो। अब हम आगे आते हैं, देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए हमारे सामने केस आता है ललिता कुमारी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, वेरी इंपॉर्टेंट केस। कौन सा केस आता है, ललिता कुमारी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ यूपी का। इसके अंदर इसने बोला कि जो सीबीआई के इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं वो यहाँ पे एग्जम्प्टेड होते हैं, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये इस केस के अंदर क्या बोला कि ये मैंडेटरी है, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑफिसर टू रजिस्टर केस ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। ये मैंडेटरी है ऑफिसर के लिए कि वो केस को रजिस्टर करे जो भी उसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और वो इन्फॉर्मेशन अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रही है। अगर वो कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रही है तो वहां पे उनके लिए वो मैंडेटरी नहीं है। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस तरीके से मना कर देता है आपकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से, तो उसको क्या बोला जाएगा, इफ नॉट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर। तो वहां पे उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की जानी चाहिए। ऑन रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर एफआईआर ऑन डायरेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट,
और ये कब होता है कि जब मजिस्ट्रेट ने बोला उसके बावजूद भी वो उसको नहीं रिकॉर्ड कर रहा जो पुलिस ऑफिसर है, देन उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की जाती है। देन यहीं पे हमारे सामने एक और केस आता है, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2016 का केस है। इसके अंदर क्या बोला गया कि एफआईआर रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन एक्सेप्ट सेंसिटिव, जो सेंसिटिव है उनको छोड़ दीजिए, जैसे कि जो 376 की हो गई या फिर जहाँ पे फैमिली मैटर से रिलेटेड होगी उनको छोड़ दीजिए, रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल स्टेट। तो यहाँ पे जो एफआईआर है वो सभी जो स्टेट की वेबसाइट होती है उनके ऊपर अपलोड की जा सकती है और इनको आप देख सकते हो। ठीक है, ताकि बाद में कोई एम्बलिशमेंट ना की जा सके। जैसे बहुत सारी ऐसी होती है कि अभी आपने एफआईआर रिकॉर्ड कर ली, बाद में उसके अंदर कुछ चेंज कर दिया, करप्शन करके या कोई चीज़ करके, तो वो करप्शन ना की जा सके, वो अपलोड हो जाए और बाद में कोई चेंजेस ना किए जा सके, इसलिए ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ऐड करवाई। देन कुछ पॉइंट जो एफआईआर के बारे में हमें जानने हैं कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस बारे में दी जाती है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में दी जाती है, वेग नहीं होनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन, कैन बी गिवन बाय एनीबडी, कोई भी इसको आके दे सकता है, जरूरी नहीं है जिसको इंजरी हुई है वही आके दे, उसके भी आप पे कोई भी आके ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है। नॉट नेसेसरी ऑफेंडर और विटनेस शुड बी नेम्ड, और ये जरूरी नहीं है कि ऑफेंडर का नाम बताया जाए कि किसने ऑफेंस किया या विटनेस का नाम बताया जाए कि किसने देखा, क्योंकि अननोन लोगों के अगेंस्ट भी होती है, जरूरी थोड़ा है कि हमें पता हो कि किसने ऑफेंस किया है। हम ए ने अगर बी का खड़े होते हुए मर्डर होते हुए देखा हो कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़े होके, हमें नहीं पता क्या नाम है उसका, वो खड़े होके यहाँ पे मर्डर कर रहा है, तो अगर ये जाके पुलिस को बताना चाहता है, इन्फॉर्मेंट बनना चाहता है, तो ये बता सकता है। अब इसको उसका नाम तो पता नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि ऑफेंडर का या विटनेस का नाम बताया जाए वहां पे। ठीक है, देन ये बताया गया है कि ये जो चीज़ें हैं ये एफआईआर के परव्यू के अंदर नहीं आती। स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो स्टेटमेंट्स पुलिस को दी जा रही हैं वो सारी एफआईआर के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो भी इंक्लूड नहीं होंगी एफआईआर के अंदर। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑन बेसिस ऑफ हिज पर्सनल नॉलेज आफ्टर ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन वॉज रिसीव, की पहले कोई इन्फॉर्मेशन मिली, देन उसको जो पर्सनल नॉलेज मिली उसके बेसिस पे उसने अगर अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की, उसको भी एफआईआर के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। देन कंप्लेंट मेड ऑरली और इन राइटिंग टू मजिस्ट्रेट, तो जो कंप्लेंट्स होती हैं जो हम 200 में देखते हैं कि जो ऑरली या फिर राइटिंग के अंदर मजिस्ट्रेट को की जा रही है वो भी एफआईआर के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि कंप्लेंट अपने आप में अलग होती है। देन क्या किसी टेलीफोनिक मैसेज को हम एफआईआर मानते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई एनोनिमियस मतलब कि जिसको हम पता नहीं कि किसने फ़ोन किया है, जो अनजानी कॉल आ जाती है, अगर कोई एनोनिमियस टेलीफोनिक मैसेज आते हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं करते नाम, कि एक्यूज का नाम क्या है, ना ही वो डिस्क्लोज करते हैं कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो इसको हम एफआईआर नहीं मानेंगे। बस ऐसे एफआईआर, एक फ़ोन आया कि भाई इस तरीके से हो रहा है, कुछ भी कुछ सही से नहीं बताया, तो उसको हम एफआईआर नहीं मानेंगे। ठीक है, सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस के अंदर बोला गया। लेकिन वही अगर टेलीफोनिक कॉल के अंदर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को आप सब कुछ बताते हो और उससे वो असर्टेन कर लेता है, राइटिंग के अंदर लिख लेता है, जब उसका कॉल आता है जब व्यक्ति का, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो राइटिंग के अंदर लिख लेता है कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, वो सब कुछ पता चल जाता है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम एफआईआर मान लेंगे। तो अगर सर्टेनिटी आ रही है तो हम उसको एफआईआर मान लेंगे, अगर इस तरीके से एनोनियस है क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर उसको हम एफआईआर नहीं मानेंगे। तेहल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस के अंदर ये चीज बोली गई। देन अगर मान लो कि एक से ज्यादा व्यक्ति आके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं टू पुलिस अबाउट सेम ऑफेंस एट सेम टाइम, सेम ऑफेंस के लिए सेम टाइम पे, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, पुलिस ऑफिसर विल यूज कॉमन सेंस एंड रिकॉर्ड वन स्टेटमेंट एज एफआईआर, तो पुलिस जो है अपनी कॉमन सेंस यूज करेगी कि मुझे किसकी ए की स्टेटमेंट लिखनी चाहिए एफआईआर के तौर पर या बी की लिखनी चाहिए। कोर्ट्स एक्सेप्टेंस ऑफ एफआईआर एज स्टेटमेंट व्हिच गिव सर्कमस्टांसेस ऑफ क्राइम विद व्यू दैट पुलिस ऑफिसर माइट प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट। जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के बारे में बताया गया कि court's acceptance of FIR as statements which give circumstances of crime with view that police officer might proceed to investigate. Then अब अगर कोई oral information आती है तो उसके लिए बताया गया कि अगर कोई oral information आती है given relating to commission of offense to officer in charge of police station but same not recorded and proceeded to police to place of offenses and their record statement of witnesses, तो इसको हम इस स्टेटमेंट को हम एफआईआर नहीं मानेंगे। यानी कि देखो जैसे मान लो कि ये पुलिस स्टेशन है, ये एक ए व्यक्ति है, ये ऐसे जाके यहाँ पे पुलिस स्टेशन में बताता है कि वहां पे ना इस तरीके का ऑफेंस हुआ है, एग्जैक्टली बताता है कि मर्डर हुआ है या जो भी हुआ है, एंड देन पुलिस वाले वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके उसको बी नाम का व्यक्ति मिलता है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और वहां पे देखते हैं कि उससे पूरा पूछते हैं कि क्या मर्डर हुआ,
तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये लक्ष्मण वर्सेस स्टेट के केस में बताया गया कि ये जो इसने ए ने इन्फॉर्मेशन दी, ये जो ऑरल इसने इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि यहाँ पे जाके लिखी नहीं गई, मतलब यहाँ पे लिखी नहीं गई थी, जिसको इसी को हम एफआईआर मानेंगे, ना कि जब इसकी इन्फॉर्मेशन मिलने पे ऑन द स्पॉट जाया गया और वहां पे जो स्टेटमेंट लिखी गई उसको एफआईआर मानेंगे। तो एफआईआर क्या है, यहाँ पे यही एफआईआर है जो ऑरल इन्फॉर्मेशन मिली जिसको आपने लिखा नहीं, एफआईआर ये मानी जाएगी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मानी जाएगी, जिसके बेसिस पे आप गए, क्योंकि इसने आगे सर्टेनली आपको एक चीज बताई कि वहां पे इस तरीके का ऑफेंस हुआ है। ठीक है, लेकिन पुलिस ऑफिसर वेंट टू सीन ऑफ ऑफेंस ऑन बेसिस ऑफ रूमर्स। अब देखो यहाँ पे ए ने जब आके बताया था पुलिस को कि इस तरीके का वहां पे ऑफेंस हुआ है, तो ये सर्टेन था कि हाँ वो ऑफेंस हुआ है। लेकिन अब ये पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन में बैठे हुए, इनको रूमर्स के थ्रू पता चलता है कि इस जगह पे ना कोई ऑफेंस हो रहा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे जाते हैं और वहां पे जाके किसी व्यक्ति की स्टेटमेंट लिखते हैं और ऑफेंस की कि क्या ऑफेंस हुआ है, तो फिर ये स्टेटमेंट जो है एफआईआर मानी जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ए आता बताता कि ऐसा लग रहा है कि वहां पे रूमर्स है कि ऐसे फैला हुआ है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये जाते तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखते तो ये एफआईआर मान जाती। लेकिन अगर ये सर्टेनली आके बताता कि वहां पे ऐसा ऑफेंस हो रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन इसने दी थी इसको एफआईआर माना जाएगा। ठीक है, पटड अमरप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1989 के केस में ये बात बोली गई। सेक्शन 154 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि नॉन सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ एफआईआर में नॉट विशिएट ट्रायल इन एवरी केस की। अगर आप कॉपी नहीं सप्लाई करोगे, मतलब 154(2) ये बोलता है कि हमें कॉपी सप्लाई करनी है, तो ये स्टेट वर्सेस एनएस गणेश्वरन 2013 के केस में बोला कि अगर आप कॉपी नहीं भी सप्लाई करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रायल ही विशिएट हो जाएगा, कि अब आप सजा ही नहीं दे सकते, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। अब यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि जो एफआईआर है उसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात ये सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है। क्या सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे प्री के अंदर भी पूछी जाएगी और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होता, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, कॉरोबोरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। कॉरोबोरेट का मतलब क्या होता है, कंफर्म करने के लिए यूज कर सकते हो कि जो इंफॉर्मेंट है उसने इंफॉर्मेशन सही दी है। यानी कि ए जो अगर मान लो इंफॉर्मेंट है, वो आके इन्फॉर्मेशन देता है, उसने एफआईआर रिकॉर्ड करवाई, ठीक है, एंड देन आप बाद में ए को जब एविडेंस हो रहे होंगे तब भी उसको बुलाओगे आप, है ना, एविडेंस के वक्त पे भी ए को बुलाओगे जब उसको एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे, तो जब उस वक्त आप उसको बुलाओगे तो ये जो इसने एफआईआर दी थी ना, इस एफआईआर को आप उस वक्त इसको कॉरोबोरेट करने के लिए यूज कर सकते हो, ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो व्यक्ति है सच्चा है या झूठा है, इसकी वैल्यू कितनी है। कि देखो पहले इसने एफआईआर में ये बात बोली, अब ये बात बोल रहा है, तो देखो दोनों इसकी बातें मैच करी, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये ट्रुथफुल है, इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉरोबोरेट करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 157 ऑफ एविडेंस एक्ट, और टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम, और साथ ही साथ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, झूठा प्रूफ करने के लिए भी कर सकते हैं कि देखो इसने यहाँ पे ये बोला था और अब आपकी बात कितनी चेंज कर दी इसने। तो दोनों चीजों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। If informant call as witness at the time of trial, so can be used for informant only and नो अदर पर्सन। तो ये सिर्फ जो ए था इसके अगेंस्ट ही आप एफआईआर को यूज करोगे कॉरोबोरेट या कॉन्ट्रोडिक्ट करने के लिए, इसके अलावा किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट इसको यूज नहीं करोगे। अगर बी भी एज अ विटनेस आ रहा है, सी भी आ रहा है, तो एफआईआर को यूज नहीं करोगे इनको कॉरोबोरेट या कॉन्ट्रोडिक्ट करने के लिए। रवि कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर ये चीज बताई गई। देन अगर मान लो एफआईआर करने में डिले हो जाता है, आप लेट हो जाते हो एफआईआर को करने के अंदर, तो कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बनाया गया कि आपको कितने टाइम के अंदर की ऑफेंस इस टाइम पे हुआ और आपको आके इतने टाइम के अंदर अंदर ही वहाँ एफआईआर रिकॉर्ड करानी है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, लेकिन डिले जो है उसको कंडोन कर दिया जाता है, उसकी माफ़ी दे दी जाती है अगर आप उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे देते हो। ये जो बात है सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन वाली, है एप्रन जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस के अंदर बोली। तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि भाई एक ऑफेंस आज हुआ, उसका आप जाके 10 दिन बाद एफआईआर करा रहे हो, तो ये एफआईआर को डिले करने से होता क्या है, कि हम क्यों कहते हैं कि एफआईआर डिले नहीं होनी चाहिए। देखो एफआईआर डिले होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एफआईआर करने से मना कर देंगे, लेकिन फर्क पड़ता है एफआईआर के डिले होने से। अब क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो एक्चुअल में ऑफेंस हुआ उसके अंदर बहुत सारा मंद घड़न चीजें बना दो, अपने हिसाब से कहानियां बना दो, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि उसके अंदर डिले ना हो एफआईआर रिकॉर्ड होने में। तो एज अ डिले में कॉज एम्ब्लिशमेंट रिजल्ट इन एग्जेगरेटेड, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ा के आप बातें बता सकते हो, कॉनोकेटेड स्टोरी बना सकते हो, झूठी कहानियां बना सकते हो, लेकिन सिर्फ यही फैक्ट कि आप जो है लेट हो गए एफआईआर को लॉन्च करने के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठे हो। ठीक है, ताराचंद वाले केस के अंदर बोली गई थी ये बात। अब यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, कि आप सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि आप जो है गलत पुलिस स्टेशन में जाके आपने एफआईआर कर दी, देखो मैंने कर तो तभी की तभी दी थी, लेकिन मैं गलती से गलत पुलिस स्टेशन में चला गया, तो मैं बाद में यहाँ पे आ गया था। या फिर जैसे अब रेप केसेस होते हैं उसके अंदर
जो फैमिली की इज्जत की बात होती है तो आप हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगाओ सोचने में कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी के केस में बोला गया। या हो सकता है जैसे मर्डर जो है रात को 7:30 बजे हुआ तो आप सब सुबह 7:30 बजे आके एफआईआर लिखवा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि मैं अगर रात में आता तो मेरा मर्डर किया जा सकता था। तो ये सारी जो है सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये ऐसा होगा तो हम उसको मानेंगे, ऐसा नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। तो ये सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है। ठीक है। अगर मान लो कि जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेशन आके दे रहा है वो खुद में ही एक्यूज है। मैंने अगर ऑफेंस किया तो मैं खुद ही आके बता रहा हूँ। एंड इफ सो कन्फेशनल नेचर इट कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट विटनेस एज हिट बाय सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो अगर वो खुद ही आके बता रहा है तो वहां पे आप उसको यूज नहीं कर सकते उसी के अगेंस्ट। कन्फेशनल नेचर की है क्योंकि वो सेक्शन 25 मना करता है कि आप पुलिस के सामने अगर कोई कन्फेशन करते हो तो उसको आप उसके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे अगर इस तरीके से आके वो इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके अगेंस्ट वो यूज नहीं की जा सकती। ठीक है। और काली कट्टी उगड़ वाला केस भी आता है, उसको भी हम देखेंगे यहीं पे। इफ नॉन कन्फेशनल, अगर मान लो कि इन्फॉर्मेंट है वो आके इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई मान लो इन्फॉर्मेंट का नाम ए है, इसने मर्डर किया और आके बोलता है कि भाई वहां पे ना ऐसे ऐसे मर्डर हो गया और बी ने मर्डर किया है। ठीक है। एक तो इसके अंदर पहली बात क्या थी कि ए ने ही मर्डर किया और आके बोल रहा है कि मैंने ही मर्डर किया है, तो इसको तो आप यूज नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। ठीक है। लेकिन अगर ए ने आके बोला कि बी ने मर्डर किया है, ऐसे आके इन्फॉर्मेशन देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इसके अगेंस्ट एडमिसिबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 21 ऑफ एविडेंस एक्ट और अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट शोइंग कंडक्ट, जिससे कि उसका कंडक्ट शो हो रहा है कि इसको हाँ पता था कि ये जो ऑफेंस है हुआ है और ये कहीं ना कहीं आके मान रहा है इस चीज को। तो ये जो इसने आके दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दिया ना, ये जो है एडमिसिबल हो जाएगा इस व्यक्ति के अगेंस्ट सेक्शन 21 ऑफ एविडेंस एक्ट प्लस सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर। अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस के अंदर ये चीज बोली गई। और इन सम केसेस एफआईआर कैन बी यूज अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट। किसी किसी केसेस के अंदर हम इस एफआईआर को कैसे यूज कर सकते हैं, जो वो होती है क्या कहते हैं, डेथ स्टेटमेंट होती है, डाइंग डिक्लेरेशन होती है, उसके तौर पर भी यूज कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेंट की डेथ का रीजन जानने के लिए कि भाई जैसे मरते वक्त कोई इन्फॉर्मेशन दी उसने, एफआईआर दी, तो उसी एफआईआर को आप सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के तौर पर भी यूज कर सकते हो, डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर भी यूज कर सकते हो। भैरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस के अंदर ये बात बोली गई। ठीक है। देन नॉन कॉग्निजेबल केसेस आते हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस को हम यहाँ पे नहीं देखते, यहाँ पे हम सेक्शन 154 के ऊपर अपने आप को सीमित रखते हैं। आई होप आपको सेक्शन 154 की बातें समझ आई हो। इसके अलावा मैं आपको एक जीरो एफआईआर बता देता हूँ। जीरो एफआईआर क्या होती है कि जैसे कि आपका ऑफेंस हुआ है यहाँ पे और आप जो है इस आपको एफआईआर रिकॉर्ड करानी चाहिए थी यहीं पे, लेकिन आपने जाके करा दी दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर, तो वो पुलिस स्टेशन आपको मना नहीं करेगा, वो आपकी एफआईआर रिकॉर्ड कर सकता है। वो जो है सही पुलिस स्टेशन के अंदर उसको फिर ट्रांसफर कर देगा, इसी को हम जीरो एफआईआर बोलते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सेक्शन 154 समझ आया। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।